तो ये बताइए कि हम टीचर्स को इसके लिए कैसे एम्पावर करें, वो कैसे सशक्त हों ये जानने के लिए कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानें और उसको आइडेंटिफाई करके और उनको सही मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शिक्षकगण एक ऐसा माध्यम है जो पेरेंट्स के बाद सबसे महत्व वाला माध्यम हो जाता है, जो बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है, 6-6, 7-7 घंटे। तो सबसे पहले कि समझना कैसे है, ये शिक्षकगण को 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बच्चों में क्या क्या व्यवहारिक बदलाव देखें जिससे हमें समझ में आए कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि स्कूल्स में रूटीनली कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ और टीचर्स भी बच्चों के साथ और बच्चे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए, अपने स्किल्स बढ़ा पाए, या फिर एक ऐसा सेशन होना चाहिए जो सिर्फ मन की बात रखे। आजकल तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, तो किशोरावस्था को तो बिल्कुल, किशोरावस्था के बच्चों को तो बिल्कुल हक है अपने मन की बात रखने का। तो कहीं ना कहीं हफ्ते में, अगर हफ्ते में मुमकिन ना हो तो 2 हफ्ते या 1 महीने में एक सेशन ऐसा होना चाहिए जो क्लासरूम टीचिंग ना होके सहभागी पार्टिसिपेटरी सेशंस होना चाहिए। इससे हम उनके मन की बात समझ पाएंगे और इस दौरान हम अगर बच्चों की कुछ बातें को ध्यान रखें, जैसे अगर बच्चे बता रहे हैं कि आजकल वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या आजकल उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा या कंसंट्रेशन नहीं हो रहा या कहीं से वो डरे हुए हैं या उनको कोई बुली कर रहा है, फ्रेंड्स वगैरह है या कुछ ऐसा, या उनके मन में कोई बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो ये सेशन के दौरान हम इसको समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। ये बताइए, आपका इनफॉर्मल एक्टिविटी वाला सुझाव तो बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि बच्चे कई बार बहुत ओपनली अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे कि बहुत ओपन कम्युनिकेशन टीचर्स और बच्चों के बीच में नहीं होता है। ऐसे समय टीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या उनका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए? कुछ सुझाव इस पर दें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें पहले तो मैं 2 चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम कई बार बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बच्चे शायद अपनी बात कर नहीं पाएंगे या रख नहीं पाएंगे। अगर उनका भरोसा जीता जाए और उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए और सबसे महत्व चीज़, अगर उनकी बातों को या उनकी फीलिंग्स को जज ना किया जाए, न्यूट्रली देखा जाए, तो बच्चे कई बार अपने मन की बात शेयर करते हैं। ये मैंने बहुत रूटीन अपने प्रैक्टिस में तो बहुत कॉमन देखा है। पहली अगर आपके सवाल पे दोबारा जाए कि क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, तो 2-3 चीज़ है कि पहली बात, टीचर्स का ऑब्जर्वेशन सिर्फ वो सेशन तक सीमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, टीचर्स का ऑब्जर्वेशन डेली उनके क्लासेस या डेली इवन बाहर रेसेस में देख रहे हैं कि बच्चे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या बाकी स्कूल से आते जाते वक्त पेरेंट्स से कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर वो भी ऑब्जर्व कर पाए तो वो बहुत अच्छा उनको मौका देगा बच्चों को समझने के लिए। ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें कि क्या ध्यान रखना है कि जहां हम समझे कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ बदलाव आ रहे हैं जो हमें बहुत ही फोकस करना है, तो एक तो ये उदाहरण है कि बच्चा एकदम अच्छा एक्टिव रहता है और बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरे उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आपने बताया 2 हफ्तों से बिल्कुल ज़्यादा, 2 हफ्ते से ज़्यादा, 2 हफ्ते है। से ज़्यादा अगर ऐसा बिहेवियर है तो बहुत ही सतर्क रहना है। लेकिन ये 2 हफ्तों का हम ये बस मान ले कि ब्लूप्रिंट ना लेके चले। अगर ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन में भी समस्या बहुत बढ़ रही है तो उसको 2 हफ्ते तक होने का वेट ना करें, तुरंत संपर्क करें। 2 हफ्ते हमें ध्यान में रखना है कि एक चीज़ है, लेकिन अगर उससे कम भी समस्या है जो ज़्यादा बड़ी है तो हमें तुरंत ध्यान रखना है। एक चीज़ और शिक्षकगण के लिए ज़रूरी है, वो है जब हम किशोरावस्था में खास करके बात कर रहे हैं और पार्टिसिपेटरी स्किल्स कर रहे हैं, तो जो इनफॉर्मल स्किल्स है आजकल विदेशी और ख़ास करके हमारे इंडियन गाइडलाइंस निम्हांस, जो हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का, कि हर हफ्ते एक 45 मिनट्स का एटलीस्ट एक सेशन होना चाहिए सहभागी, यानी कि पार्टिसिपेटरी इनफॉर्मल सेशन। और इसमें हम बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं या कॉन्वर्जेसन करते हैं, जो एक फॉर्मल तरीके में क्लासरूम टीचिंग नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी एक्टिविटीज़ के दौरान अगर आप इनके पढ़े ये मैनुअल्स को और ऐसा, तो क्लियरली बताया गया है कि शुरुआती कुछ मिनट्स है वो हम सिर्फ ब्रेकिंग द आइस, यानी वो जो टेंशन वाला माहौल है बच्चों के बीच में, एक दूसरों के बीच में, टीचर्स के सामने, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे सेशंस बढ़ते हैं, जितने नंबर ऑफ सेशंस बढ़ते हैं, वैसे टीचर देखते हैं कि बच्चों का भरोसा उन पे बढ़ रहा है, और जब भरोसा बढ़ता है तो वो अपनी बात शेयर करने लगते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ बस लास्ट में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों में कई बार अगर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो हमने कई बार देखा है कि कहानियों के द्वारा
स्टोरीज के द्वारा या अपने आप को एक सुपर हीरो के थ्रू आइडेंटिफाई करवा के, या कई बार ड्राइंग भी बहुत यूज़ कर सकते हैं हम। ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, उससे हम बच्चों की बात बहुत समझ सकते हैं। तो टीचर्स अगर स्टोरीज के थ्रू या कभी पॉसिबल हो कॉमिक बुक दिखा के, पिक्चर्स दिखा के बच्चों को इन्वॉल्व करे, तो छोटे बच्चे भी अपने मन की बात रख सकते हैं। तो एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है कैसे बच्चों से बातचीत करना ताकि वो खुल के अपनी बात करें। और ये टीचर्स फॉलो करें, शिक्षकगण फॉलो करें इस चीज़ को, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते रहे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते रहे, तो इससे काफ़ी बदलाव आ सकता है और बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम काफ़ी योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, और मैं समझती हूँ बहुत सही और ज़रूरी भी है, और इसीलिए शायद अब हमारी एजुकेशन सिस्टम में अथॉरिटीज़ ने वंस अ वीक एटलीस्ट इस टाइप की इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। क्या ऐसा कोई ज़रिया हो सकता है जिससे हम बच्चों को आपस में एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आप पॉइंट उठा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। बेसिकली जो हम पीयर सपोर्ट ग्रुप सिस्टम कहते हैं, पीयर्स यानी हम उम्र दोस्त, वो पीयर्स हमारे भी होते हैं जो हमारी उम्र के होते हैं। जब हम छोटे थे 8-9 साल के, तब वो 10 साल वाला रेंज होता था। किशोर अवस्था में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मैंने पहले भी बात की थी कि इस उम्र में वो स्वराज्य के लिए जाते हैं। तो इन्फ्लुएंस या प्रभाव जो कह सकते हैं वो पीयर ग्रुप का, अपने दोस्तों का, अपने हम उम्र ग्रुप का बहुत रहता है, बहुत होता है। तो यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि वो पीयर ग्रुप हम थोड़ा बहुत सुपरविजन में फॉर्म करवाए। तो इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे आप कह रहे हैं, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि शिक्षकगण कुछ एक्टिविटीज़ उसमें ऐसी रखे जहाँ बच्चों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, या छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हमने, 6-6, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दिए, और हर एक ग्रुप में हमने या तो एक बच्चा आइडेंटिफाई किया जो सबको गाइड करे, या एक दूसरे से कन्वर्स करे। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ ये है कि हम हर बच्चे को प्रोत्साहित करें अपनी बात रखने के लिए। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि छोटा ग्रुप बनाए ताकि वो अपने मन की बात खुल के रख पाए, एक चीज़। तो इससे काफ़ी कुछ पीयर ग्रुप सिस्टम बढ़ता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे मॉनिटर्स या प्रीफेक्ट सिलेक्ट होते हैं क्लास में, अगर उनके ज़रिए हम बच्चों के थ्रू पहुँचे, या बच्चों की बात उनके ज़रिए उनका भरोसा बढ़ा के एक दूसरे पे ये करे, तो ये पीयर सपोर्ट ग्रुप बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। तीसरी चीज़ जो सपोर्ट ग्रुप में है, पीयर के अलावा बेसिकली टीचर्स, शिक्षकगण भी एक अच्छे सपोर्ट ग्रुप बन सकते हैं। तो इसमें देखा गया है कि कई बार कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स से ठीक से बात नहीं कर पाते, लेकिन कुछ टीचर्स से काफ़ी खुल के बात कर पाते हैं। तो हम उन टीचर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करें ताकि बच्चे अपनी बात रख पाए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें एक कंप्लेन बॉक्स मिलता है, या कन्फेशन बॉक्स मिलता है, हॉस्पिटल जाए या कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशंस में जाए, जहां हम अपने सुझाव या अपनी कंप्लेंट्स को लिखित रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बेनामी होता है, एनोनिमस जो हम कहते हैं। तो यही चीज़ हम स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बेनामी रहेगा तो बच्चों का भरोसा बढ़ेगा कि मेरा नाम बाहर नहीं आएगा, और उससे बच्चे अपने मन की बात काफ़ी खुल के रख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सिर्फ पीयर ग्रुप पे सारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। जो एक चीज़ हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब चीज़ें हो रही है, हम उसको अनुभव कर रहे हैं और अपने अनुभव से कुछ सीख रहे हैं। तो सिर्फ पीयर ग्रुप जो बोल रहा है ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है, सिगरेट पीना ठीक है, इस उम्र में शराब पीना ठीक है, किसी से कुछ बात करना ठीक है, तो वो सिर्फ पीयर ग्रुप पे सारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ गलत सुझाव भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो पीयर ग्रुप के साथ साथ थोड़ा सुपरविजन और अपने अनुभव से सीखते रहना, अपने बड़ों से डिस्कस करके, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन में, एक पैकेज में चलना चाहिए। बिल्कुल। तो पीयर ग्रुप जितना ज़रूरी है उतना ही अनुभव से सीखना भी ज़रूरी है, ताकि दोनों साथ में चलते रहे तो एक सही दिशा में किशोर अवस्था अपना व्यक्तित्व बढ़ा सकता है किशोर अपना। वरना काफ़ी ये उम्र ऐसी है, काफ़ी संवेदनशील है कि काफ़ी डाइवर्ट होकर गलत रास्ते पे जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पॉइंट आपने बहुत ही रेलेवेंट यहाँ पे दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर्स, हम एज ए टीचर और बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कई मौके आते हैं जब हम किताबी ज्ञान जो है वो हम भूल जाते हैं, बट एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। तो वो बच्चा यदि एक्सपीरियंस करेगा तो वो उस लर्निंग को कभी भी नहीं भूल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और ये सारे शिक्षकगण को भी समझना ज़रूरी है।
इसलिए जितना हो सके वो एक्टिविटीज़ बेसिकली एक एक्सपीरियंस देगी। वो एक्टिविटीज़ में हम डिफरेंट सामाजिक परिस्थितियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को अपने सुझाव देने के लिए, या एक उदाहरण के तौर पे जैसे एक एक्टिविटी ऐसी है कि नशे की दिक्कत से कैसे दूर रहा जाए, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट एक उदाहरण देने के लिए छोटा सा मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि एक एक्टिविटी दे दी जहाँ टीचर्स ने एक उदाहरण दे दिया कि कोई बच्चा है XYZ और उसको उसके दोस्त ने, जो 1 साल बड़ा है उससे, पीयर ग्रुप ही माना जाएगा, वो दबाव डाल रहा है कि इस उम्र में अगर तूने सिगरेट नहीं पी तो हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, पीयर प्रेशर रहता है, बिल्कुल। तो इस चीज़ को सही है या गलत है, इस चीज़ को अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं है, ये चीज़ समझने के लिए हम इस उदाहरण को यूज़ करके हम उनके सुझाव जान सकते हैं कि तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, या तुम XYZ को क्या बोलते क्या करने के लिए। और इसी स्किल के दौरान हम बच्चों को असर्टिवली मना करना भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल, कैसे मना करना है बिना गुस्सा किए, बिना झगड़ा किए। तो ये जो एक्सपीरियंस रहेगा, ये इस तरीके से जो उनकी सोच रहेगी दूसरे एंगल से सोचने की, ये उनको जीवन भर अपनी स्किल्स एनहांस करने में एनहांस करेगी, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान। वो भी ज़रूरी है, हाँ। लेकिन साथ साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए एडोलेसेंट एज के बच्चों के लिए तो आपने हमें काफ़ी सारे सजेशंस दिए, बट मुझे लगता है प्राइमरी और मिडिल क्लास के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स आप दीजिए। बिल्कुल, थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि एक दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो छोटे बच्चे हैं 10-11 साल से कम उम्र, एक तो वो कॉग्निटिवली यानी बौद्धिक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते हैं, ना ही मानसिक रूप से या अपनी भावनाओं के रूप से उतने परिपक्व होते हैं जितना एक 14-15 साल का बच्चा या बच्ची होगी। तो उनकी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली थोड़ी सी अलग रहेगी। यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कहानियाँ, जैसे रोजिंदा जो भी हमारी परिस्थितियाँ हैं, शॉपिंग करने गए, हम फ्यूल भरने गए, या किसी पड़ोसी के यहाँ फंक्शन है, या कुछ भी ऐसा जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, हम उनको कहानी के रूप में लेके बच्चों के सामने उसको प्रदर्शित करें। पर यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो होने के बाद बच्चे इसमें कहाँ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, उनका अनुभव इस चीज़ को लेके कैसा रहता है, वो उनसे शेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो वो चाहे वो एक दूसरे से बात करके करे, लिख के करे, या इशारों में करना चाहे, कैसे भी उन चीज़ों को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये खेल खेल में हो जाएगा और आई थिंक बहुत अच्छा जरिया होगा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ ये एक लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ। एक और एक्टिविटी जो हम कह सकते हैं कि हम कई बार करते हैं बच्चों के साथ, ये है कि पिछला दिन या पिछला संडे, उनका पिछला वीकेंड खास करके छुट्टी थी, वो कैसा रहा, उनकी पूरी दिनचर्या के उन्होंने क्या किया। लेकिन चीज़ सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, हर दिनचर्या के साथ उन्होंने क्या अनुभव किया और वो अनुभव को मैं शब्द में कैसे रख पाऊँ, वो बच्चों को मदद करना कि इसे गुस्सा कहते हैं, इसे दुख कहते हैं, या वो हम ड्राइंग से भी बता सकते हैं ऐसे। और उसके साथ साथ हम बच्चों को सिखाए कि उस दौरान हमने उसको, वो भावना थी, उसको मैनेज करने के लिए क्या किया बच्चे ने और क्या किया जा सकता है, वो हम ठीक से उनको समझा सकते हैं। लेकिन ये सब खेल खेल में, कहानी के रूप में होना चाहिए। हाँ। एक क्लासरूम में बैठो, ये करो वो करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ये डिपेंड करेगा इन क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम, कैसे भी एक्टिविटी हो सकती है, बिल्कुल, बट बच्चों को इन्वॉल्व रखकर उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो लग रहा है कि हमने प्राइमरी मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस तो कर लिए, कुछ समझ भी लिया, बट क्या आपको लगता है कि एक टीचर को ये किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कस करना चाहिए? क्या मीडियम हो सकता है? क्योंकि भारतीय व्यवस्था में मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स में काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत रेगुलरली आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा वॉइड है, बहुत बड़ा गैप है जिसको फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समय टीचर्स ने क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हमें खास करके शिक्षकगण को ये समझना है कि ये जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, ये हम दो चीज़ के लिए कर रहे हैं। एक, ताकि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य का विकास अच्छा होता रहे, उनके व्यक्तित्व का विकास अच्छा होता रहे और वो अलग अलग स्किल्स या कौशल सीखते रहे। और दूसरी चीज़ है
कि टीचर हमेशा ये सतर्क रहे कि अगर मानसिक स्वास्थ्य में कोई बदलाव आ रहे हैं व्यवहारिक रूप से या किसी रूप से, तो तुरंत हम उस चीज़ को पकड़े किसी एक्सपर्ट समझ के और एक्सपर्ट से वो बात करें। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्या करना है, जो आपका सवाल है। तो शिक्षकगण को ये ध्यान रखना है कि जो हम कह सकते हैं फर्स्ट एड तक उनका देना फिर भी ठीक है। जैसे कुछ भी परेशानी हुई, कोई बदलाव आए, तो हमने बच्चे से बात की, बच्चे के माता पिता से बात की, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि हम कंप्लेन ना करें, हम आलोचना ना करें, पर हम समझे कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया। बच्चे को वो ना ठहरा के हम परिस्थितियों को समझें कि किस परिस्थिति में बच्चे ने ऐसा किया, और फिर पेरेंट्स से बात करें। और अगर थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि ये परेशानी काफ़ी बढ़ रही है, खास करके मैंने बोला कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है या उसके दिनचर्या पे हानि डाल रही है, तो फिर ऐसे केसेस में डायरेक्ट रेफरल टू अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट किसी के पास भी तुरंत करें, इन्हें बिल्कुल ही विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही चीज़ें ऐसे लगता है कि परेशानी काफ़ी बड़ी है या बच्चे को रोजिंदा चीज़ में हानि पहुंच रही है, वो घर पे भी यही तकलीफ़ें झेल रहा है, तो तुरंत अपने लेवल पे बस उस चीज़ को समझ के, उनका काम ज़्यादा ये रहता है कि माँ बाप को थोड़ा समझाए, माँ बाप पे प्रभाव डाले कि वो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले। हाँ, आई थिंक यहाँ ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी ये पता हो। कई बार पेरेंट्स को इस बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके शायद उनको अवेयर करके और फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो वही कि शिक्षकगण का यहाँ ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि वो चीज़ को समझे और पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है कि एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, ना कि खुद प्रोफेशनल हेल्प देने की कोशिश करे, बट उनको गाइड करे कि कहाँ जाना है और क्या करना है और क्यों ज़रूरी है। और खासकर शिक्षकगण को ये भी ध्यान रखना है कि वो बच्चे और माँ बाप को कन्विंस करे कि अगर वो प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं मदद मांगने के लिए, उसके बाद जब वो वापस स्कूल में लौटेगा तो उसके रूटीन पे या उसके बाकी सब चीज़ों पे कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे या उसको कोई लेबल नहीं किया जाएगा। उसको उसके वापस उसके रूटीन में ढाला जाएगा ताकि बच्चे पे कोई भी जजमेंटल ना हो पाए, कोई आलोचना ना कर पाए। बिल्कुल, ये पॉइंट हम एज अ टीचर यदि हम हमेशा ध्यान रखें कि हमें बच्चों का आकलन और जजमेंटल नहीं होना है, बल्कि उनको ऑब्जर्व करके, और यदि हमें कोई ट्रेट्स ऐसे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है, मेंटल हेल्थ को लेकर है, तो हमें फिर पेरेंट्स से बात करके और साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब ये वाले पॉइंट पे सजेशन देने का। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों की जानकारी में लेना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने उमंग किशोर करके एक हेल्पलाइन स्टार्ट की है, जिसका कि कम्प्लीटली टोल फ्री नंबर है 14425। इन केस आपको अपने स्कूल में किसी भी बच्चे के लिए कोई परामर्श लेना है और आपको लगता है या उस बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली टोल फ्री नंबर है। मैं चाहूँगी कि एक बार हम अपने टीचर्स के लिए सारे पॉइंट्स समराइज़ करें। जो भी पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने हमें सुझाए हैं, बाल्यावस्था के बच्चों के लिए जो कि 6 से 12 साल की उम्र के होते हैं, हमें ये समझना आवश्यक है कि हम जब भी उनसे बात करें तो हम उनकी उम्र में आकर उनसे बात करें, उनके विचारों और उनकी भावनाओं को समझें, और वो किस तरीके से करें, ग्राउंड एक्टिविटीज़ के थ्रू, कहानियों के थ्रू, खेल खेल में, ताकि बच्चा हमसे बात करने में खुल सके और अपनी भावनाएं विचार हमसे शेयर कर सके। इसी तरह जब हम एडोलेसेंट के बारे में बात करें और उनके मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करें, हमें उनकी उम्र में आकर और समझना होगा कि उनके विचार क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, और शायद छोटे बच्चों से ऊपर उठ के उनको एज एन डिफरेंट इंडिविजुअल ट्रीट करना पड़ेगा। हम बहुत कठोरता से उनसे बात ना करें और उनकी भावनाओं और उनके विचारों को उतना ही महत्व दें जितना उनके अपने विचारों में है। ऐसा करके शायद हम ज़्यादा दोस्ती और मित्रता के साथ उनसे बिहेवियर रख पाएंगे और वो हमसे खुल पाएंगे। और एडोलेसेंट के सारे विचारों को सुनने के बाद, समझने के बाद, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें सही दिशा दिखाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनकी भावनाओं और विचारों को पूरी तरीके से गोपनीय रखें। हमने इतने सारे टेक्निक्स, इतने सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बात की। इसके अलावा एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक्सरसाइज के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसे हम कहते हैं 6S टेक्निक। ये बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए ये काफ़ी हद तक मानसिक तौर पे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही उपयोगी टेक्निक है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटी है, रोज़ाना तौर पे भी इसको स्कूल में या घर में भी करी जा सकती है। शिक्षकगण इसको बच्चों को सिखा सकते हैं। सो 6S टेक्निक जो है ये एक वेलनेस लॉग है बच्चों के लिए। इसमें 6 कॉलम्स में इस लॉग को हम डिवाइड कर देते हैं। पहला कॉलम है इसका सेल्फ केयर, स्वयं की देखभाल करना। और स्वयं की देखभाल के लिए जो 3 चीज़ें हमको मुख्य तौर पे बच्चे को बतानी है वो ये है कि उसका नींद प्रॉपर हो, 8 घंटे की मिनिमम नींद, और उसकी एक्सरसाइज रोज़ हो, व्यायाम रोज़ करें वो, और खाना संतुलित और समय पर हो। ये 3 चीज़ों का बच्चे को रोज़ ध्यान रखना है। दूसरा ऐसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वयं के लिए स्वीकृति। इस कॉलम में पहले 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम है उसकी वीकनेसेस के लिए बच्चे की, और दूसरा कॉलम है उसकी स्ट्रेंथ्स के लिए। ये दो कॉलम के बाद अगला जो है उसमें रोज बच्चा अपने लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखे, हमें ये करना है। तीसरा जो कॉलम है इसका है वो है सोशल माने कि सामाजिक तौर पे बच्चा कितना घुल मिल रहा है। उसमें हमें ये करना है कि बच्चा रोजाना सामाजिक तौर पर घुल मिल रहा है या नहीं घुल मिल रहा है, ये हमको बच्चे से लिखवाना है। चौथा है सेल्फ गोल्स, स्वयं के लिए निर्धारित लक्ष्य। इस कॉलम में हमें 2 कॉलम बनाने हैं। पहला है लॉन्ग टर्म गोल्स और दूसरा है शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने एक गोल लिखवा लिया। शॉर्ट टर्म गोल में हमें बच्चे को प्रेरित करना है कि वो अगले दिन के गोल पहले ही निर्धारित करके लिख ले उसमें। 5वां एस है स्पिरिचुअल को यहाँ हम उसको स्पिरिचुअल बोलकर हम ये देख रहे हैं कि बच्चा सामाजिक तौर पे दूसरों के लिए कितना मददगार होता है। दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है उससे आध्यात्मिकता डेवलप होती है। तो यहाँ बच्चा ये लिखेगा कि आज के दिन उसने ऐसा क्या कार्य किया जिससे दूसरों की मदद हुई। और आखिरी कॉलम है जो है एस सूदिंग, आखिरी एस है सूदिंग। सूदिंग में उसको ये लिखना है कि पूरे दिन में 24 घंटे में अपने स्वयं के लिए, जिसको हम मी टाइम बोलते हैं, अपना रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसके लिए क्या किया उसने। उसमें अपनी हॉबी वो लिख सकता है, जो उसको पसंद हो वो कार्य करके वो लिख सकता है। इस तरीके से ये लॉग जो है ये हर दिन भरना है बच्चों को, और हर दिन भर के बच्चा उसका खुद का स्वयं मूल्यांकन करके वो देख सकता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे टीचर्स के लिए इतने अच्छे सजेशंस देने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। नमस्कार।